किया है, पार्टनर्स कैपिटल आपने भी ओपन किया है, मैंने नेक्स्ट अकाउंट ओपन किया है अमित्स लोन, क्योंकि अमित्स लोन से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो मुझे इस अमित्स लोन को एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ये सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ा। ठीक, देन हमने ओपन किया है कैश और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट आफ्टर रोहित्स एडमिशन। इस क्वेश्चन में हम 2 पॉइंट आज अगेन हमारा नया रहेगा ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन में हम 2 पॉइंट को अलग पढ़ेंगे, दैट इज गुडविल एंड अमित्स लोन, कुछ तो भी एडजस्टमेंट भी दिया है। ठीक, और हमने इसको सेपरेटली भी अकाउंट में ओपन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो जो भी कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, कैश बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो अमित सुमित के कैपिटल लेकर के आएंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित्स बैलेंस इज 96,000, सुमित्स बैलेंस इज 64,000 और थर्ड कॉलम में आएगा कैश। कैश बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, असेट में है इसलिए हम लिखेंगे उसको डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 कर दिए। जितने भी बिफोर एडमिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रख देना है। क्या क्या नाम से मिलते हैं सबको मालूम है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। तो पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं। यस, आपको क्वेश्चन में दिया है जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व को और आपको नीचे भी उसके दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जनरल रिजर्व और P&L को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व जो 18,000 है दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बिफोर एडमिशन प्रॉफिट जो भी होगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 18,000 को हम 2/3 एंड 1/3 तो शेयर कैलकुलेट करेंगे। 2/3 18,000 इनटू शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/3। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6,000 इनटू 2 12,000 एंड 6,000 ये जनरल रिजर्व में ओल्ड पार्टनर्स के रहेंगे शेयर। तो इनको मुझे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लायबिलिटी है इसलिए ऑन द क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 एंड 6,000। न्यू पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं रहेगा क्योंकि ये बिफोर एडमिशन प्रॉफिट है, तो इसमें न्यू पार्टनर को शेयर मिलने वाला नहीं है, मतलब वो पार्टनर ही नहीं था। तो हम रिजर्व को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है क्या? तो अगर हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी में और एक अकाउंट दिया है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी प्रॉफिट है नहीं तो लॉस है। लायबिलिटी में है यानी ये पेएबल है, नेट में से प्रॉफिट है। तो ये बिफोर एडमिशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं 6,000 इनटू 2/3 एंड 6,000 इनटू 1/3। तो पहले हम 6,000 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो आएगा आंसर 2,000 इनटू 2 4,000 इनटू 1 2,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लायबिलिटी है इसलिए ट्रांसफर करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 एंड 2,000 ट्रांसफर हो चुका है। अब कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं है, तो अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमारी फर्स्ट रहती है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन सी असेट्स रिवैल्यू हुई ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। On 1st April 11, Rohit is admitted in the partnership on the following terms. Rohit should bring in cash 48,000 as capital for 1/5 share in future profit. हर एक का मीनिंग सबको मालूम है। Goodwill was raised in the books of the firm for ₹18,000. कुछ तो भी वर्ड दिया है raised, इसका मीनिंग होता है, आज हम देखेंगे। बट गुडविल भी न्यू पार्टनर से रिलेटेड है तो हम लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग is revalued at ₹1,12,000, revalued at ₹1,12,000, यानी आज बिल्डिंग की वैल्यू
for firm is 1,12,000. तो कंपेयर इट विद ओल्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो 1 लाख है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन उस बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है 1,12,000। दैट मीन्स इस बिल्डिंग पे कितने अमाउंट का इंक्रीज हुआ? 12,000। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, असेट बढ़ती है। सबको मालूम है, कल भी हमने लाइव क्लास में डिस्कस किए थे, असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट। लिखेंगे सभी बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। साथ में ही चलना है, ठीक। 12,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के बाद बिल्डिंग की रिवैल्यूड फिगर हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट। तो आ जाते हैं एसेट में, बिल्डिंग एसेट है, एसेट में लिखेंगे बिल्डिंग, पर मेंशन करके रिकॉर्ड करेंगे ओल्ड वैल्यू 1,03,000 इंक्रीज हुआ है इस पे 12,000 का, इसीलिए उसकी वैल्यू आज आ चुकी है 1,12,000। हर एक अमाउंट रिकॉर्ड, ऐसे डायरेक्टली भी 1,12,000 नहीं लिखना, उसको 1 लाख ओल्ड था, फिर इसमें इंक्रीज हो रहा है 12,000, इसलिए उसकी वैल्यू आ चुकी है 1,12,000। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000। बाय 6,000 यानी स्टॉक की वैल्यू 6,000 से कम हुई। तो स्टॉक अगर मेरा 6,000 से कम होता है तो 6,000 मेरे लिए लॉस है, वो लॉस मुझे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे एसेट्स लायबिलिटीज के प्रॉफिट लॉसेस? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस है तो कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में। लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट 6,000 लिखेंगे सभी रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट 6,000। 6,000 से स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो 6,000 जो स्टॉक रिड्यूस हुआ उसको हमें शो करना पड़ेगा असेट साइड में। तो लिखते हैं स्टॉक, ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक 84,000 रिड्यूस हुई तो मैं रीजन लिखती हूँ डिक्रीज, डेप्रिसिएशन, रिडक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। रिड्यूस्ड बाय 6,000 तो हमारा आता है 78,000 आफ्टर रिडक्शन। स्टॉक आ चुका है 78,000 पे। ना RDD that is reserve for doubtful debts to be maintained at 1,800 ध्यान सबका, maintained at 1,800। that means your new RDD new balance sheet issued at 1,800 maintained यानी आफ्टर एडमिशन आपकी RDD होने वाली है 1,800, आफ्टर एडमिशन होने वाली है, that means this is your new RDD। RDD के बैलेंस को हमें RDD के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा और उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को मुझे रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस या तो मेरे लिए प्रॉफिट रहेगा नहीं तो लॉस रहेगा। तो वो डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू ऑफ RDD। तो चेक करते हैं ओल्ड वैल्यू कहाँ मिलेगी? ओल्ड बैलेंस शीट में। चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में, यस RDD कितना शो किया है? 3,000। यानी ओल्ड RDD बैलेंस शीट में दी है 3,000, बट न्यू बैलेंस शीट में आपको RDD मेंटेन करनी है 1,800, यानी 3,000 का बैलेंस हमें 1,800 पे लाना है। तो 3,000 का बैलेंस 1,800 कैसे आएगा? ऐसे काट पीट करके तो नहीं आएगा कि 3,000 को कट कर दिया और उसको 1,800 रिकॉर्ड कर दिया। नो, 3,000 को अकाउंटिंग में हम 1,800 कैसे लाएंगे? तो इसमें से हम 1,200 माइनस करके लाएंगे। जो ओल्ड बैलेंस 3,000 था उसमें से मुझे 1,200 माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा RDD का बैलेंस आएगा 1,800। तो ये माइनस का इफेक्ट मुझे शो करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट हम अकाउंटिंग में सबको मालूम है हम ऐड माइनस नहीं करते, हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट। तो ये 1,200 को मुझे डेबिट नहीं तो क्रेडिट करना है। ये चेंज हम कहाँ शो करते हैं? रिवैल्यूएशन।
डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? ध्यान सबका, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं, एक्सपेक्टेड लॉस। मीनिंग ऑफ आरडीडी इज एक्सपेक्टेड लॉस। जो लॉस 3000 था अब वो 1800 पे आ चुका है, यानी हमारा लॉस 1200 से कम हुआ। देखो समझाया क्या मैंने जो कहा। ओल्ड लॉस कितना था 3000, अब वो न्यू कितना होने वाला है 1800। 3000 का लॉस 1800 पे आ रहा है, यानी हमारा लॉस 1200 से कम हुआ। लॉस कम हुआ, लॉस बढ़ा नहीं है, लॉस कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट। समझा क्या था? लॉस कम हुआ तो हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट? एक बार वापस, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 1800, न्यू आरडीडी रहने वाली है 1800। तो इस 1800 को 1800 ही था क्या बैलेंस, या ये कुछ और बैलेंस था, या इसमें कोई चेंज है क्या? इसके लिए मुझे देखनी पड़ेगी ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें आरडीडी दी है 3000। 3000 की आरडीडी हो चुकी है 1800। तो 3000 के बैलेंस को हमें लाना है 1800 पे। तो हम अकाउंटिंग में कैसे लाएंगे? 3000 में से 1200 डिडक्ट करके आने वाला है 1800। तो 1200 हमको करने पड़ेंगे ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड आरडीडी में से माइनस। तो इस माइनस की इफेक्ट को हमें शो करना पड़ेगा लेजर अकाउंट में। माइनस प्लस हम नहीं कहते, हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट, यानी कि 1200 मुझे या तो डेबिट करना है नहीं तो क्रेडिट करना है। ये चेंज हम कहाँ शो करते हैं? रिवैल्यूएशन। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करो? तो वो लॉस है कि प्रॉफिट है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आरडीडी यानी ये लॉस, जो लॉस 3000 था वो अब 1800 पे आ चुका है, यानी हमारा लॉस कम हुआ। अगर हमारा लॉस कम होता है यानी हमारा वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट है, इनकम है, इसीलिए रिकॉर्ड करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड बाय आरडीडी अकाउंट। कितने से लॉस कम होने वाला है? 1200। तो ये 1200 हमारा बन गया प्रॉफिट। रिकॉर्ड करेंगे सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी 1200। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी 1200, ये प्रॉफिट हुआ। अब इसको मुझे न्यू बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और आरडीडी हम हमेशा डेटर्स के साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखते हैं असेट में पहले सिंपली डेटर्स। डेटर्स में तो कोई चेंज नहीं है, आरडीडी में चेंज है, तो जो डेटर्स ओल्ड वैल्यू पे थे वही हमें लिखने पड़ेंगे 63000। इसमें से अब मुझे न्यू बैलेंस शीट में कौन से आरडीडी डिडक्ट करनी पड़ेगी? ओल्ड की न्यू? न्यू आरडीडी। एंड न्यू आरडीडी हमारी कितनी है? 1008 है। आउटर कॉलम में 61,500। डन। आगे बढ़ते हैं। अमित's loan is to be repaid। अमित's लोन अकाउंट हमने ओपन किया है, और ये अकाउंट हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो ये अकाउंट का बैलेंस पहले हमें अमित's लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अमित's लोन अकाउंट का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया है 26,000, वो हम लायबिलिटी में है, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। अमित's लोन हमने ओपन किया है, तो अमित's लोन का बैलेंस पहले हमें अमित's लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखो जो एडजस्टमेंट दी है, अमित's लोन इज टू बी रीपेड। हमने अकाउंट सेपरेटली ओपन किया है, तो उस अकाउंट को देखते हैं। अमित's लोन में कितना बैलेंस था? 26,000। ये 26,000 का बैलेंस जो था वो फर्म ने रीपे कर दिया, यानी पे कर दिया। जब फर्म अमित को उसका लोन पे करती है, हम फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फर्म के लिए ही सोचेंगे। फर्म जब अमित को लोन पे करेगी तो फर्म के लिए वेदर कैश इज कमिंग इन और कैश
कैश इज गोइंग आउट, ये फर्म के लिए सोचना है। जब फर्म अमित को उसका लोन वापस करेगी तो फर्म के लिए कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मुझे लिखना पड़ेगा 26,000 और इसके आगे लिखेंगे ये अमित को जो हमने 26,000 पे किए हैं वो किसके अगेंस्ट पे किए, लोन के अगेंस्ट, इसलिए इसके आगे लिखेंगे बाय अमित्स लोन अकाउंट। अगर मैं कैश के क्रेडिट में लिखती हूँ बाय अमित्स लोन, तो अमित्स लोन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया कुछ मेंशन नहीं है, पूरा अमाउंट पे किया तो हमने पे लिख दिया टू कैश 26,000। जितना लोन लिया था अमित से वो पूरा का पूरा पे हो चुका है, तो दैट मींस फर्म के पास अब कोई भी अमित को लोन पेएबल नहीं है, पूरा का पूरा पे हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी, कैपिटल्स पोस्ट हो चुके, रिजर्व P&L डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, क्रेडिटर्स कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, एज इट इज ट्रांसफर करते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड। सैंड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, 80,000। अमित्स लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया और उसको हमने पे भी कर दिया, तो अब कोई भी अमाउंट अमित्स लोन का पेएबल नहीं है। आ जाते हैं असेट। बिल्डिंग चेक कर लेते हैं, यस रिवैल्यू हो चुकी है। फर्नीचर कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, ट्रांसफर कर दो, कोई हमने उसको सेल नहीं किया, सेल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी जो 20,000 बिफोर वैल्यू थी वही वैल्यू आफ्टर वे रेडी एडमिशन। ऑफिस इक्विपमेंट्स मींस मशीनरीज, ठीक, तो ये मशीनरी के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। 10,000। डेटर्स लिस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, न्यू आरडीडी के साथ स्टॉक रिवैल्यू हो चुका है, कैश बैलेंस कैश में चला गया, सबको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, क्या नए पार्टनर को एडमिट करूं कि पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैलकुलेट सभी करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी तक एडमिट हुआ ही नहीं है। तो कैलकुलेट करेंगे, पहले आप रिवैल्यूएशन का बैलेंस कैलकुलेट करो, divide that balance in old partners in their profit sharing ratio, which is 2/3 and 1/3। देखने से ही पता चल रहा है credit is more। 13,200 is the total of credit side minus 6,000 debit, that means balance is 7,200। 2/3 and 1/3 फिर आप कंप्लीट करेंगे। ये बैलेंस हमें डेबिट में लिखने पड़ेंगे डिवाइड करके, क्योंकि डेबिट की टोटल कम है। फर्स्ट शेयर फर्स्ट पार्टनर दैट इज अमित सुमित, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में यानी कैपिटल के क्रेडिट में। ना पहले कंप्लीट कर लो, फिर
फिर हम बनाएंगे वर्किंग नोट। सभी रिवैल्यूएशन तक आ जाना। After closing revaluation account, that means after distributing profit or loss on revaluation account, फर्म में लाया जाता है न्यू पार्टनर। रिवैल्यूएशन यानी सारी एसेट्स मार्केट फिगर पे आने के बाद ही हम न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं। ठीक, तो सारी एसेट्स लायबिलिटीज करंट वैल्यू पे आ चुकी है। अब हम फर्म में लेते हैं न्यू पार्टनर को। तो न्यू पार्टनर से हम दो टाइप का अमाउंट लेते हैं। सबसे पहले कंपल्सरीली उसको कैपिटल तो देना ही पड़ता है। ठीक, तो कितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ये हमें मिलेगा एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1। रोहित शुड ब्रिंग इन कैश ₹40,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सबको मालूम है 1/5 शेयर का मीनिंग। ठीक, तो रोहित जब फर्म में एडमिट हुआ तब उसने कैपिटल के अगेंस्ट बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट किया? 48,000, यानी बिजनेस को कैश दी। तो हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ना अमित के लिए कर रहे हैं, ना हम सुमित के लिए कर रहे हैं, ना हम रोहित के लिए कर रहे हैं, हम फर्म के लिए कर रहे हैं। देखो लिखा है इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के लिए अकाउंटिंग हो रहा है, तो फर्म को कैश मिलेगी रोहित से, तो फर्म इसको रिकॉर्ड करेगी। फर्म के लिए कैश इज कमिंग इन, तो वर्किंग नोट में फर्स्ट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है कैपिटल। तो बैलेंस शीट के नीचे सभी लिखेंगे वर्किंग नोट, लिख दिया। इस वर्किंग नोट में हमेशा फर्स्ट एंट्री आएगी कैपिटल, लिख दिया। ठीक, अब ये कैपिटल की एंट्री फर्म रिकॉर्ड करेगी एज फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन एंड रोहित इज गिवर। तो कैपिटल की एंट्री पास होगी कैश टू रोहित्स कैपिटल, मिली हुई कैश टुवर्ड्स कैपिटल। फर्म किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसके पीछे का रीजन सबको मालूम है। तो मिला हुआ कैश फर्म किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसलिए हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैपिटल के पास नहीं करते। तो कैपिटल की हम एक एंट्री पास करेंगे, तो कैश टू रोहित, तो कैश के डेबिट में एंड रोहित के क्रेडिट में। तो कैश के डेबिट में टू रोहित्स कैपिटल एंड रोहित के क्रेडिट में बाय कैश। रोहित थर्ड पार्टनर है, तो थर्ड कॉलम में पोस्ट करो, रुक जाओ, और हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं गुडविल रेस के। यहां तक सभी पहले आ जाए। सेकेंड ट्रीटमेंट हम लेते हैं गुडविल। ध्यान सबका होना चाहिए। कुछ एक्सप्लेनेशन में लाइव क्लास में मैं दूंगी, अभी थोड़ा सा हम जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ देखो समझ में आता है क्या। ठीक, गुडविल दैट इज प्रीमियम अमाउंट टेकन फ्रॉम न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर से हम एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं टुवर्ड्स गुडविल, टुवर्ड्स कंपेंसेशन। जो भी ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइसेस किए हैं उसका कंपेंसेशन यानी गुडविल होता है। ठीक, तो ये गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर इमीडिएटली दे सकता है, या ये अमाउंट वो कुछ फ्यूचर में देने की रिक्वेस्ट भी कर सकता है। अगर उसने इमीडिएट लाया तो वैसे एंट्री करनी पड़ेगी, अगर वो फ्यूचर में लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि गुडविल का अमाउंट नहीं मिला तो हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस केस में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये गुडविल अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये एंट्री को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, भले ही वो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये अमाउंट मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। उसने इमीडिएट दिया या फ्यूचर में दिया, मैंने आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए बताया था कि अगर वो फ्यूचर में लाता है तो
दैट इज रेज्ड। और ये वर्ड आपको इस क्वेश्चन में दिया गया। क्या दिया गया? अगर मैं देखती हूँ पॉइंट नंबर 2, गुडविल वॉज रेज्ड इन द बुक्स। रेज्ड का मीनिंग एग्जैक्ट वैसा नहीं है, मैं सिर्फ ये समझने के लिए आपको बताया। जब भी क्वेश्चन में रेज्ड दिया है यानी उसने गुडविल इमीडिएट बिजनेस में नहीं दिया, उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं कैपिटल तो आपको दे देता हूँ बट ये जो आप मेरे से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं 18,000 मैं आपको आज नहीं दे सकता, मुझे इसका कुछ दिन का समय दो। हो सकता है मैं 2 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा। तो ये 18,000 मैं आपको इमीडिएट नहीं दूंगा बट ये 18,000 मैं आपको जरूर दूंगा, बट ये कब दूंगा? फ्यूचर में दूंगा। हमें कैसे समझा कि वो फ्यूचर में दे रहा है? वर्ड दिया है रेज्ड। ठीक, रेज्ड है यानी उसने गुडविल का पैसा आज नहीं दिया। मैं जो बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। आज नहीं दिया, वो फ्यूचर में देगा। फ्यूचर में देगा तो उसको भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे भी, यानी फर्म को ये फर्म मेंटेन करेगी, फर्म ये रिकॉर्ड करेगी कि गुडविल अमाउंट इज ड्यू, ये रिसीवेबल है उससे। कब रिसीवेबल है? आज नहीं मिला यानी फ्यूचर्स में रिसीवेबल। तो ये एंट्री को मुझे इस टाइप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ध्यान सबका होना चाहिए। एक बार वापस, एक्स्ट्रा अमाउंट, गुडविल अमाउंट, यानी मैं इसको कंपेंसेशन अमाउंट भी बोल सकती हूँ, जो वो ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस के लिए लाने वाला है। तो ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट इमीडिएट भी मिल सकता है या फ्यूचर में भी मिल सकता है। न्यू पार्टनर को कैपिटल इमीडिएट देना ही पड़ता है बिजनेस को, बट एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो ला रहा है टुवर्ड्स गुडविल, उसके लिए वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि मैं आज नहीं देता, मैं आपको 2 मंथ्स के बाद दूंगा। हमें समझेगा कहाँ से? रेज्ड वर्ड से। रेज्ड है यानी ये अमाउंट वो फ्यूचर में देने वाला है। दैट मीन्स ये अमाउंट फर्म को आज मिली है क्या? नहीं मिली। जब फर्म को ये 18,000 रुपीज मिले ही नहीं तो फर्म कैश टू गुडविल ये एंट्री पास कर ही नहीं सकती ना। प्रॉब्लम समझ में आया? कैश टू गुडविल ये कब करेगी? जब उसको एक्चुअल में कैश मिलता है, बट कैश तो मिली नहीं तो एंट्री रिकॉर्ड होंगी। ठीक, कैश नहीं मिली तो हम कैश टू गुडविल ये एंट्री पास नहीं कर सकते, ये सबको क्लियर है। बट आज नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा तो बिजनेस ये लिख के रखेगी कि ये अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, और जो वो लाने वाला है वो किसके लिए ला रहा है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए ला रहा है। दैट मींस दिस अमाउंट इज पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स। एक बार वापस, गुडविल अमाउंट इमीडिएट न्यू पार्टनर ने नहीं लाया, उसने आज तुरंत गुडविल का पैसा नहीं लाया तो कैश मिली नहीं ना फर्म को, तो फर्म कैश टू गुडविल एंट्री पास नहीं कर सकती। ये सबको समझाया। फिर ये बिजनेस ये लिख के रखेगा कि ये 18,000 इज ड्यू फ्रॉम रोहित, रोहित से मुझे ये पैसे लेने हैं 18,000, ये बिजनेस को लिख के रखना पड़ेगा और वो रिसीवेबल की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि गुडविल अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा और जो भी मुझे गुडविल का अमाउंट मिलेगा दैट विल बी पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के लिए ला रहा है तो मुझे वो ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा। दैट मीन्स उस केस में हमें सिर्फ पेएबल की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कैश टू गुडविल हम एंट्री कर ही नहीं सकते क्योंकि आज हमें कैश मिला ही नहीं है, बट हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये गुडविल अमाउंट इज रिसीवेबल एंड पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हमें एंट्री कौन सी करनी है? सिर्फ पेएबल। तो किस किस को पेएबल है? ओल्ड पार्टनर्स को पेएबल है। एक लाइन ध्यान रखते हुए, क्रेडिट टू whom is payable, to whom it is payable, अमित एंड सुमित, तो अमित's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सुमित's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट जो पेएबल है वो किस चीज की है? जर्नल में शो होना चाहिए। क्या कैपिटल का अमाउंट पेएबल है, गुडविल का अमाउंट पेएबल है, इंटरेस्ट का अमाउंट पेएबल है कि कमीशन का अमाउंट पेएबल है, गुडविल का अमाउंट पेएबल है, तो डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करने की और भी एक मेथड है बट मैं वो लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ नहीं। ठीक, गुडविल को डेबिट किया एंड पेएबल टू अमित एंड सुमित, क्रेडिट टू मनी इज पेएबल, 18,000 अमित सुमित
18,000 को डिवाइड करेंगे 2/3 and 1/3। तो 18,000 को हम 2/3 1/3 में अगर डिवाइड करते हैं तो 12,000 and 6,000। सबसे पहले हमने कैश टू गुडविल की एंट्री क्यों पास नहीं की? क्योंकि हमें इमीडिएट पैसा मिले। तो मैं कैश को डेबिट तो नहीं दे सकती, जब कैश मिली नहीं तो मैं कैश को क्यों डेबिट करूं? बट इसकी जगह पे मुझे ये लिखना पड़ेगा आज पैसा नहीं मिला बट दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर एंड पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स। क्रेडिट टू मनी इज पेएबल एंड रिसीवेबल है फ्यूचर में, बट ये गुडविल अमाउंट रिसीवेबल है इसलिए हमने रिकॉर्ड किया गुडविल अकाउंट डेबिट। जब पैसा मिला ही नहीं हमने सिर्फ पेएबल दिखा के रखा कि फ्यूचर में लाने वाला है, तो पेड होगा क्या? जब पैसा मिला ही नहीं तो बिजनेस कहां से ओल्ड पार्टनर्स को कैश पे करेगी? तो उस केस में पेड की एंट्री पास होगी नहीं। इन केस में हम सिर्फ ये बताएंगे कि गुडविल अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है एंड पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो हम एक ही एंट्री पास करेंगे। कैश मिली नहीं तो कैश टू गुडविल होगा ही नहीं, जब कैश मिली नहीं तो विड्रॉ भी नहीं होगा, तो हमने सिर्फ कौन सी एंट्री शो की? गुडविल अमाउंट पेएबल। ठीक, तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। मैंने गुडविल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया। अमित स्मिथ अकाउंट मैंने ओपन किए, क्रेडिट हुए, इसलिए हमने क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट 12,000 and 6,000 लिखेंगे सर। एंट्री भी लिखो, लेजर में पोस्ट करो और रुक जाओ। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बचे। जरा इस एंट्री को देखो, ये कुछ आपको बता रही है। क्या बता रही है? सोच के रखो। हमने गुडविल की एक ही एंट्री पास की, क्यों? क्योंकि पैसा मिला ही नहीं। उसे रिक्वेस्ट किया मैं आज नहीं दे सकता, मैं फ्यूचर में दूंगा, तो फ्यूचर में उसे लेना है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है, ये हमने लिख के रखा। तो वो इट इज पेएबल, ओल्ड पार्टनर्स क्या पेएबल? गुडविल, इसलिए हमने एंट्री पास की गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो पैसा मिला ही नहीं तो विड्रॉ भी नहीं हुआ, तो हमने एक ही एंट्री पास की। इसको मैंने लेजर में भी पोस्ट किया। अब ये एंट्री आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ कह रही है। क्या बता रही है? हमने कितनी एंट्री पास की? एक ही एंट्री पास की। तो इसमें गुडविल जो डेबिट हुआ है वो एक ही बार डेबिट हुआ है, ना कहीं और वो क्रेडिट हुआ। दैट मीन्स गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होता था। बट इस क्वेश्चन में अगर मैं देखती हूँ तो मैंने गुडविल की एक ही एंट्री पास की है, यानी गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस, और जिस भी अकाउंट में बैलेंस होता है उसे मुझे बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ता है ना? जो अकाउंट बैलेंस शो करता है वो बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। तो गुडविल अकाउंट एक ही बार डेबिट हुआ। अगर मैं गुडविल अकाउंट ओपन करती हूँ तो एक दिन एंट्री पास हुई 18,000, यानी ये अकाउंट टैली है कि बैलेंस है? बैलेंस है, तो इस बैलेंस को हमें लेकर के जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अब कहाँ लिखूं? लायबिलिटी कैसे? गुडविल हमारा क्या होता है? असेट। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलता है, रिसीवेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट, तो हम इसे असेट में शो करेंगे। गुडविल कितने से डेबिट हुआ? 18,000 से, तो गुडविल भी शो होगा बैलेंस शीट में 18,000 से। ये सिर्फ और सिर्फ रेज्ड में ही आपको गुडविल बैलेंस शीट में लिखेगा, क्योंकि वहां हम गुडविल की एक ही एंट्री पास करते हैं। दैट मींस गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस। जो भी अकाउंट में बैलेंस होता है वो हमें बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ता है। तो गुडविल इस केस में लिखेगा बैलेंस शीट में। इसको हम और डिटेल में लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक, अब सारी एंट्रीज हो चुकी है, देखो बराबर सब पोस्ट हो चुका है। नाउ क्लोज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे बैलेंसेस लायबिलिटी में, कैश का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे असेट में, बैलेंस शीट को टैली करेंगे सभी। मैं भी कर रही हूँ, बोर्ड पे पहले आप करेंगे।
क्रेडिट ले लेती हूँ। बोर्ड से नहीं देखना है, कैलकुलेटर पे भी नहीं करना है। $3,37,200 पे बैलेंस शीट टैली हुई है। कैपिटल्स चेक कर लो, 128,800, 80,400, 48,000 तीनों पार्टनर के कैपिटल्स। क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी में ट्रांसफर किया। कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस था इसलिए हमने उसे असेट में ट्रांसफर किया। सबको मालूम है कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ठीक। अब रेज्ड डन। एक बार हम लाइव क्लास में भी फेस टू फेस इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो और डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू।